देखिए हमारा टॉपिक है कांग्रेस रूल इन दी प्रोविंसेस। सीडीएम विड्रॉन करने के बाद गांधी जी ने बताया कि कंस्ट्रक्टिव वर्क होना चाहिए, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। सिमिलरली कुछ दूसरे सेक्शन ऑफ थे, दे बिलीव्ड इन द रिवाइवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड। ओपोनेंट्स हु आर इन द फेवर ऑफ रिवाइवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, प्रोपोनेंट आप पढ़ लीजिएगा, नाम इसको आप रट लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थर्ड ग्रुप थे लेफ्ट, दे वर क्रिटिकल ऑफ बोथ एंड इंस्टेड दे फेवर्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ मास मूवमेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम व्यू पॉइंट से याद आपको जो रखना है कि नेहरू ने अटैक किया था नोशन ऑफ विनिंग फ्रीडम थ्रू स्टेजेस। देखिए गांधी जी ने बोला, गांधी जी अंडरस्टूड द साइकोलॉजी ऑफ द मासेस एंड ही हैड प्रपोज STS मेथड आफ्टर द विड्रॉल ऑफ CDM, दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। CDM हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया है, तो उसमें STS मेथड गांधी जी ने प्रपोज किया था। STS का मतलब है स्ट्रगल, ट्रूस एंड स्ट्रगल। मतलब इनके हिसाब से गांधी जी कहते थे कि देखिए जो एक इंथुजियाज़म होता है, एक स्टडी इंथुजियाज़म किसी भी मूवमेंट में वो कांस्टेंट नहीं होता है, एंड सिमिलरली लोगों का गुस्सा या इंथुजियाज़म किसी मूवमेंट को लेकर के, फ्रीडम स्ट्रगल को लेकर के, तो जो एक वेव फेज में होता है, कभी पीक पे होता है, कभी नीचे होता है। तो इसी को गांधी जी ने बोला था कि STS मेथड होना चाहिए, ताकि बैक एंड में मूवमेंट प्रिपेयर होते रहे और आगे कहानी बढ़ते रहे। इसके खिलाफ नेहरू जी ने बोला कि नहीं, रियल पावर जो है दैट कैन नॉट बी वन ग्रेजुअली बिट बाय बिट और बाय 2 आनाज एंड 4 आनाज। ही वाज क्रिटिसाइजिंग दी कांग्रेस STS मेथड, और इन्होंने काउंटर पोज किया स्ट्रगल एंड विक्ट्री मेथड। तो ये आप एग्जाम पे वन से इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कांग्रेस मिनिस्ट्रीज दैट वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे प्रोविंस, मद्रास प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, उड़ीसा, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार एंड लेटर इन दी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड असम प्रोविंस ऑल्सो। तो ये आप इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम व्यू पॉइंट। नेक्स्ट एग्जाम व्यू पॉइंट से हरिपुरा सेशन 1938 में, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि सुभाष चंद्र बोस वाज द प्रेसिडेंट इन दिस सेशन एंड नेशनल प्लान ही फॉर्म द नेशनल प्लानिंग कमीशन। नेक्स्ट 1939 में आफ्टर रिजाइनिंग फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस, बोस हैज फॉर्म द फॉरवर्ड ब्लॉक, वेरी इंपॉर्टेंट पार्टी, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम व्यू पॉइंट। देखिए कुछ डिफरेंसेस के कारण, though Bose has been appointed president in 1939 session also, but due to some differences he has resigned from the Indian National Congress, and because he believed in the hard power, and that's why he formed the forward block. तो फॉरवर्ड ब्लॉक इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू पॉइंट से। देखिए एग्जाम में आपसे पूछेगा कि विच नेशनलिस्ट लीडर इज एसोसिएटेड विद द फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी, तो आप याद रखेंगे सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम व्यू पॉइंट, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन दी महात्मा गांधी जी एंड सुभाष चंद्र बोस। ये बहुत ही लिस्टेड है, आप इसको एक्सेस करके PDF को आप पढ़ लेंगे। ये सारे PDF आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल से, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया वाज पार्टी टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर विदाउट कंसल्टिंग द इंडियंस, दैट देयरफॉर कांग्रेस डिड नॉट लाइक इट। दे ऑफर्ड टू कोऑपरेट इन द वॉर, बट दे हैड 2 प्री कंडीशंस, दैट इज after the war a constituent assembly should be convened to determine political structure of free India, and immediately some form of genuine responsible government should be established at the center. The offer was rejected however by the Lord Lithgow. Next CWC meeting at the Varda to adopt the official position. तो गांधी, बोस एंड नेहरू, इन तीनों का अब जो वो स्टैंड था वर्ल्ड वॉर 2 एंड इंडियन पार्टिसिपेशन इन इट को लेकर के, अब इसको एक्सेस करके पढ़ लेंगे। लास्ट में CWC condemned the fascist aggression and it said that India could not be a party to war being fought on the face of it for democratic freedom, while that freedom itself was denied to the India. And next point is, if Britain was fighting for democracy and freedom, it should be proved by ending imperialism in its colonies and establishing full democracies in India. तो ये बहुत अच्छे पॉइंट कांग्रेस वर्किंग कमेटी रेजोल्यूशन ने पुट किया था। नेक्स्ट एग्जाम व्यू पॉइंट से, डिफेंस ऑफ इंडिया ऑर्डिनेंस हैड बीन इन्फोर्स्ड ऑन द डे द वॉर वाज डिक्लेयर्ड। तो आप इसका पढ़ लेंगे एक्सेस करके PDF से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज पाकिस्तान रेजोल्यूशन इन द लाहौर इन द मार्च 1940, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मुस्लिम लीग ने पास किया रेजोल्यूशन को, कॉलिंग फॉर grouping of geographically contiguous areas where Muslims are in the majority, that is northwest, east, into independent states in which the constituent units shall be autonomous and sovereign and adequate safeguards to Muslims where they are in the minority. तो ये
Pakistan resolution, very important exam view points. Next is August offer, again very important. Congress decided to help British if they allowed to form interim government, but government of India rejected it, and it came up with the August offer. August offer में dominion status was as the objective, and expansion of Viceroy's executive council. Setting up Constituent Assembly after the war, while mainly Indians would decide the Constitution. देखिए ये mainly बहुत ही important keyword है, यहाँ पे mainly बोल करके उनका implicit अभी भी उनका motive कुछ और ही था। यहाँ पे only Indians नहीं, mainly Indians, मतलब कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स भी यहाँ पे रोल प्ले कर सकते थे। तो दैट्स वाई ये मेनली वर्ड की वजह से ये डिमांड जो था दिस ऑगस्ट ऑफर दिस वाज रिजेक्टेड बाय द कांग्रेस। आप पढ़ लेंगे इसका एक्सेस करके पीडीएफ में। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिविजुअल सत्याग्रह। इंडिविजुअल सत्याग्रह में आपको याद रखना है कि एम इसका क्या था, टू शो दैट नेशनलिस्ट पेशेंस वाज नॉट ड्यू टू इट्स वीकनेस, to express people's feeling that they are not interested in the war and that they had no distinction between Nazism and double autocracy that ruled India, and to give another opportunity to the government to accept Congress demands peacefully. Next आप इसमें एक पॉइंट याद रखेंगे, दिल्ली चलो मूवमेंट that was associated with the individual सत्याग्रह। एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है कि विनोबा भावे was the first person to offer individual सत्याग्रह, and Nehru was the second, very important point. Next is Cripps mission, 1942. A mission that was headed by Stafford Cripps was sent to India with constitutional proposals to seek Indian support. Reasons इसका reasons Cripps mission का आने का था कि Japan's invasion was at the Indian door, and so India's support was important. Even the allied powers like USA, USSR were pressurizing Britain for the same. Indian nationalists had agreed to support the Allied if substantial power was transferred immediately and complete independence was given after the war. तो reasons Cripps mission का आने का आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मेन क्लॉज जो क्रिप्स मिशन में प्रपोज किए गए थे, सबसे पहला कि डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया एंड परमिशन टू ऑप्ट आउट ऑफ कॉमनवेल्थ एंड फ्री टू ज्वाइन एनी इंटरनेशनल बॉडीज। After the end of war, a constituent assembly would be convened to frame new constitution, and members of this assembly would be partly elected by provincial assemblies through proportional representation and partly nominated by the princes. The British government would accept new constitution subject to two conditions. यहाँ पे भी उन्होंने देखिए कोई भी कसर नहीं छोड़ा कि जितने भी पार्टीशंस हो सकते थे इंडिया के वो कर सकें। तो उन्होंने दो कंडीशन रखा कि any province not willing to join the union could have separate constitution and separate union. The new constitution making body and the British government would negotiate a treaty to effect the transfer of power, and in the meantime defense of India would remain in British hands and Governor General's power would remain intact. The proposals differed from those that was offered in the past. देखिए यहाँ पे ये जो proposal था क्रिप्स ऑफर, ये कैसे डिफरेंट था। डोमिनियन स्टेटस यहाँ पे भी बात की गई है और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की यहाँ की भी बात की गई है, लेकिन ये डिफरेंट इसलिए था क्योंकि द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज टू बी सोनली इन इंडियन हैंड्स, नॉट नाउ मेनली। तो आप आई होप आपको ये कीवर्ड मेनली एंड ओनली का आपको समझ आया होगा। अभी कंक्रीट प्लान वाज प्रोवाइडेड फॉर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इससे पहले कंक्रीट प्लान कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात नहीं की जा रही थी। नाउ द ऑप्शन वाज अवेलेबल टू एनी प्रोविंस टू हैव सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दिस वाज द ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियाज पार्टिसिपेशन। Cripps mission was a very big failure, and the reasons were Congress objective to dominion status, right of provinces to secede. Nehru and Maulana Azad were the official negotiator of the Congress. Muslim League objected to the idea of single Indian union. They did not like the machinery for the creation of Constituent Assembly, Pakistan not being explicitly offered, though it was deliberately rejected by Congress and Muslim League also. Very important point, आप इसको ध्यान रखेंगे। Next is last decade in the British rule. तो क्विट इंडिया मूवमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, 1942 में द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन में डिमांड फॉर एन इमीडिएट एंड टू द ब्रिटिश रूल, डिक्लेयर कमिटमेंट टू फ्री इंडिया टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट ऑल टाइप्स ऑफ फैसिज्म एंड इंपीरियलिज्म, फॉर्म अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर ब्रिटिश विड्रॉल एंड सैंक्शन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। गांधी जी का जनरल इंस्ट्रक्शंस था to government servants, to soldiers, to students, to peasants, to princes, to princely states people। आप पढ़ लेंगे, ज़्यादातर इन्होंने सपोर्ट ही मांगा था सभी लोगों से। नेक्स्ट इज मेजर हैपनिंग्स। मेजर हैपनिंग्स में आप पढ़ लेंगे पीडीएफ को एक्सेस करके। वेरी ल्यूसिड लैंग्वेज इट इज़ एक्सप्लेन एंड इट इज़ द क्रक्स कि वहाँ पे उस टाइम पे कैसा माहौल चल रहा था। तो आप पीडीएफ को एक्सेस करके पढ़ लेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, पैरेलल गवर्नमेंट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम।
देखिए बलिया बलिया इन यूपी, बलिया विच इज़ करेंटली इट इज़ अ प्लेस इन यूपी, यहाँ पे पैरेलल गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड एंड इट वाज अंडर द चीतू पांडे। नेम आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि किस प्रोविंस में किस एरिया में पैरेलल गवर्नमेंट रन हो रहा था और कौन उसके लीडर थे। तो सतारा अननेम्ड प्रति सरकार was organized under the leaders like YB चौहान, नाना पाटिल। तामलुक जातीय सरकार अंडरटुक द साइक्लोन रिलीफ वर्क। तो इस ये पैरेलल गवर्नमेंट आप याद रखेंगे। एक्सटेंट ऑफ मास पार्टिसिपेशन इन दी क्विट इंडिया मूवमेंट, तो इसमें आप ये भी ध्यान रखेंगे एक्स्ट्रा में कि इवन सम जमींदार्स पार्टिसिपेटेड, ये कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दी पास्ट ट्रेंड। इससे पहले जमींदार्स का पार्टिसिपेशन बहुत ही लिमिटेड था या फिर शायद कंप्लीट एब्सेंट था। देयर वाज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एंटी जमींदार वायलेंस, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी आप पीडीएफ को यूथ, वुमेन, वर्कर, मुस्लिम्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, तो ये सारा आप पीडीएफ एक्सेस करके पढ़ लेंगे। एक पॉइंट आपको याद रखना है कि देयर वर नो कम्युनल क्लैशेस ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम आपके साथ गिमिक कर सकता है, तो आपको इसको ध्यान रखेंगे। देयर वर नो कम्युनल क्लैशेस ड्यूरिंग द मूवमेंट। नेक्स्ट इज आईएनए सुभाष चंद्र बोस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। दैट ही हैज पास इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन बट रिजाइन इन 1921 टू जॉइन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। हिज पॉलिटिकल गुरु वाज सीआर दास, दैट इज चित्तरंजन दास। He became mayor of Calcutta in 1923. He presided over Hajipur session in 1938. Bose chose his own path because of the ideological and strategic difference with INC and party leaders. He formed Forward Bloc Party, very important, in the year 1939. Activities of Bose, anti-compromise conference that was convened by Bose at Ramgarh in March 1940. It was joint effort of Forward Bloc and Kisan Sabha. इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। Resolutions, that was worldwide. House arrest and escape. Holwell, survivor of Black Hole incident in Calcutta. He was arrested for protesting against proposed monument for Holwell. Next is formation of Indian Army, very important. Mohan Singh, देखिए Mohan Singh created army of retreating soldiers from Malaya and prisoners of war from Japanese. By the end of 1942, 40,000 men were ready to join the Indian National Army. After Quit India movement, Mohan Singh wanted to launch invasion on India with the help of Japanese with larger Indian troops. However, the differences emerged over the role to be played by INA. Finally, Mohan Singh was imprisoned by the Japanese. Second phase under Subhash Chandra Bose. In 1943, Subhash Chandra Bose reached Tokyo, met the Japanese Prime Minister and secured the permission for INA. Next important leader is Ras Bihari Bose. He had fled to Japan in 1915 and he had become a naturalized citizen of Japan. He made a lot of effort in getting Japanese interested in Indian independence movement. He had created Indian Independence League, very important, in 1942 in Tokyo. After the formation, he decided to fly to Singapore and place INA under the Indian Independence League. After Subhash reached Singapore, he met Ras Bihari Bose, who transferred the control and leadership of the Indian Independence League and the INA to the Subhash in July 1943. Very important. देखिए 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस formed the provincial government for free India at Singapore and the famous slogan that give me blood I'll give you freedom was given here. You will remember this point, very important from the exam. Next आपको एग्जाम व्यू पॉइंट से याद रखना है कि वुमेन्स रेजिमेंट कॉल्ड रानी झांसी रेजिमेंट was also formed in the Indian National Army. Next is चलो दिल्ली। देखिए चलो दिल्ली स्लोगन इज रिलेटेड विद द INA। इससे पहले हमने देखा था दिल्ली चलो, दैट वाज रिलेटेड विद द इंडिविजुअल सत्याग्रह, तो आप इसका डिफरेंस ध्यान रखेंगे। रिसेंटली अभी नाम चेंज हुआ है शहीद आइलैंड करके, तो उसको आप मैंने ज्योग्राफी के पहले लेक्चर में ही कवर किया था, वहाँ से उसको देख लेंगे कि नया करंट अफेयर्स में क्या चेंज हुआ है नाम का, शहीद आइलैंड एंड स्वराज द्वीप आइलैंड। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन गांधी जी एंड सुभाष चंद्र बोस आइडियोलॉजी। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस यहाँ पे मल्टी स्टेटमेंट दे करके आपसे पूछ सकता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, इसको पढ़ लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट इज CR फार्मूला, दैट इज सी राजगोपालचारी फार्मूला से आपको याद रखना है कि इट वाज टैसिट एक्सेप्टेंस ऑफ लीग्स डिमांड फॉर पाकिस्तान एंड गांधी सपोर्टेड द फार्मूला। CR प्लान में मेन पॉइंट्स आपको याद रखना है कि इन केस ऑफ पार्टीशन तो जॉइंटली अग्रीमेंट वुड बी मेड फॉर सेफगार्डिंग डिफेंस, कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन। मतलब कि अगर पार्टीशन होता भी है तो जॉइंटली डिफेंस, कॉमर्स और कम्युनिकेशन जो है वो दोनों पार्टीज़ के बीच में मेंटेन रहेगा। ये CR फार्मूला का मेन पॉइंट था। बाकी पॉइंट आप पढ़ लेंगे PDF को एक्सेस करके। नेक्स्ट पॉइंट इज कि जिन्ना वांटेड द कांग्रेस टू एक्सेप्ट टू नेशन थ्योरी डिमांड एंड ही वांटेड ओनली मुस्लिम्स टू वोट इन द प्लेबसाइट इन द मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज। CR प्लान जो है इट डिड नॉट वर्क आउट। नेक्स्ट इज दिल्ली लियाकत पैक्ट। इसमें था कि कांग्रेस एंड लीग नॉमिनीज टू हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव एंड 20% ऑफ सीट्स पर रिजर्व फॉर द माइनॉरिटीज़।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वेबल प्लान. इसको हम सिमला कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं 1945 में, एंड इट वाज कन्वीन्ड बाय द वायसरॉय लॉर्ड वेबल in the Simla, and the main proposals was, with the exception of Governor General and Commander in Chief, all other members in the Executive Councils are to be Indians. Very important point. Caste Hindus and Muslims were to have equal representation. The reconstructed council was to function as interim government, and the Governor General was to exercise veto. Congress objected, and Muslim League wanted that all Muslim members to be the League's nominee. नेक्स्ट इज आईएनए ट्रायल को हम डिस्क्राइब करते हैं एज अ वॉल्केनो से भी. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इसमें आपको नेम याद रखना है, प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खान एंड गुरबख्श सिंह डीलन. दे आर दीज नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एसोसिएटेड विद द आईएनए ट्रायल्स. आईएनए डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 12 नवंबर 1945 एंड आईएनए वीक नवंबर 5 से 11. नेक्स्ट इज कैबिनेट मिशन प्लान. वेरी इंपॉर्टेंट. Cabinet mission plan was a three-member cabinet, and it was headed by Sir Patrick Lawrence. दो और मेंबर्स का नाम आप गूगल पे सर्च करके याद रखेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम व्यू पॉइंट. एंड दिस कैबिनेट मिशन was sent here to resolve the Congress and Muslim League deadlock and thus of transferring of British power to the single Indian administration. Major recommendation of the cabinet mission plan. इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि it rejected the idea of Pakistan. Provincial to have autonomy and residual power. 3-tier executive and legislature at provinces, princely state and union level. Nehru announced at his first press conference as the elected president of the Congress that no constituent assembly could be bound by any pre-arranged constituent formula. Jinnah read Nehru's remark as complete repudiation of the plan, which had accepted in its entirety in order to work. Jinnah then convened League's working committee, which withdrew its previous argument to the federation scheme and instead call upon Muslim nation to launch Direct Action Day in mid 1946. Very important. Direct action is associated with Jinnah, and he called for direct action to achieve the Pakistan nation. नेक्स्ट कुछ एटलीस्ट स्टेटमेंट है, आप PDF एक्सेस करके पढ़ लेंगे. नेक्स्ट इज माउंटबेटन प्लान, जून 3 1947, एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इज पंजाब बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली वुड मीट इन 2 groups. Hindu Muslim to vote for partition. If a simple majority of either groups voted for partition, then these provinces would be partitioned. ये पंजाब और बंगाल प्रोविंसेस की बात कर रहा है. Sindh would take its own decision. In case of partition, 2 dominions and 2 constituent assemblies would be created. Next major point is referendum in Northwest Frontier Province and Sylhet district of Bengal. Other important points are independence for princely states were ruled out. They would join either India or Pakistan. Independence for Bengal was also ruled out. Accession of Hyderabad to Pakistan was ruled out. Freedom to come on August 15, 1947, and a boundary commission to set up if partition was to be effected. Why Congress accepted the demand? See, it would ensure that peaceful and quick transfer of power, and it was important for the Congress to assume authority. It would also allow some much needed continuity in the bureaucracy and the army. Why August 15 was selected as date of partition? Because Britain wanted to secure Congress agreement to the dominion status and escape the responsibility for the communal situation. Very important point. Next, Indian Independence Act, आप इसको पढ़ लीजिएगा एक्सेस करके. That's all in this modern series lecture. कुछ मिसलेनियस टॉपिक में 2 टॉपिक रह गए हैं, जैसे कि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बाय द ब्रिटिशर्स लाइक परमानेंट सेटलमेंट, रॉयटरी सेटलमेंट, महलवारी सेटलमेंट. इसका मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा, आप उसको एक्सेस करके पढ़ लेंगे. एंड डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, वो भी 2-3 पेज का PDF है. आई विल शेयर इट इन द माय टेलीग्राम चैनल. यू एक्सेस दोज एंड रीड दोज. इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम व्यू पॉइंट. Due to paucity of time, I'm not covering these. Next, I'll be starting with the last and economic series. So stay tuned. Thank you. I hope these lectures are really making sense to you in your quick revision.